Morning, dear student. I am Firoz Khan, lecturer in physics at संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ। आज हम भौतिक विज्ञान में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो हम जो शुरुआत अब उदाहरणों से करते हैं और सभी स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ रहे होंगे। मैं विश्वास से रखता हूँ इस बात पे, क्योंकि स्टूडेंट्स रेगुलर व्यूज इसके पढ़ रहे हैं तो सभी स्टूडेंट रेगुलर पढ़ भी रहे होंगे। तो आप साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन अब इसके चैप्टर के साथ ही कर लें तो बेटर होगा। और अब जो 1.3 तक के उदाहरण है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगला जो उदाहरण हमारा 1.4 का उदाहरण है वो क्या है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, यानी हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु में एक तो प्रोटॉन, तो ये तो हो गया प्रोटॉन, और एक है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दी हुई है। तो बीच की जो दूरी, जिसे हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, और दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो दूरी है वो हमें दी हुई है 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर, ये दी हुई है हमें। इसमें आपको पूछा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स, हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अट्रैक्शन से समझेंगे यहाँ आकर्षण बल। देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है वो इंग्लिश मीडियम के लिए लेके आया था मैं, क्योंकि बुक्स तो थी नहीं मेरे पास में, तो मैंने ये न्यूमेरिकल्स लिखे। अब इसमें तो इसका थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लेंगे हम, और वैसे इतना इंग्लिश बोल भी नहीं रहा कि जिससे आपने समझ पाओ चीजों को। तो यहाँ पे देखिए आकर्षण बल लगेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में आकर्षण बल क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए ये तो धनात्मक और ये ऋणात्मक, और धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में जो बल है वो कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। आपको इसमें क्या कहा गया है कि वह आकर्षण बल ज्ञात करो। तो जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, उस बल का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए जो प्रोटॉन जो होता है, आपको याद हो प्रोटॉन पर जो आवेश बताया था मैंने कितना होता है, याद हो तो प्रोटॉन पर जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, आप कह सकते हो ये तो Q1 का वैल्यू मान लो, ये किसका मान लो? Q2 का। R हमारे पास में है, F निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला है। कौन सा? हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या कहता है? अच्छी तरह से याद आपको, F इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था, F हो गया, तो क्या आएगा? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से विद्युत बल का मान निकाल सकते हो आप आसानी से। अब ध्यान दीजिए, आप कूलाम का कूलाम के नियम से निकाल लें तो K का वैल्यू रखो 9 गुना 10 की घात 9। Q1 का वैल्यू कितना है? दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात के -19। Q2 का वैल्यू -1.6 इंटू 10 की घात -19 और बटे R स्क्वायर का वैल्यू है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का होल स्क्वायर। देखिए अब आपको सॉल्यूशन करना है, हल करना है। तो गुणा भाग हो चुके। अब गुणा भाग में मैथ के स्टूडेंट है वो तो ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं गुणा भाग में। बायोलॉजी वाले वो क्या करें, आप सबसे पहले 10 की घातों को एक तरफ लिख लो। तो देखो 1.6 को 1.6 से गुणा करते हैं, 16 को 16 से गुणा करते हैं, 256 होते हैं। स्क्वायर याद करवाएंगे आपको पहले। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2.56, ऐसे करें आसानी से। और माइनस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। तो माइनस किस बात को प्रदर्शित करेगा? ये बल जो है वो कैसा है? आकर्षण बल है। अब ध्यान दीजिए आगे आप
10 की घात 19 और 19 और 19 कितने होते हैं? 38 होते हैं। तो 10 की घात 9 प्लस की और 10 की घात माइनस के 19 और 19 कितने हो गए? 38। ठीक है, 19 का पढ़ाता है सबको। अब इसको लिखेंगे 5.3 इंटू 5.3 और 10 की घात माइनस 11 को लिख देंगे 10 की घात माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 को 2 बार बोलेंगे, पढ़ा बोलेंगे 11 11 इंटू 11 11 दूनी 22। आप इस तरह से इन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। अब देखिए 5.3 को 5.3 से गुणा करो और 9 को 2.56 से गुणा करो। अभी और थोड़ा सा इसको हल कर देता हूं। -9 गुणा 2.56 बटे 5.3 इंटू 5.3। अब देखो आप, ये 22 ऊपर आएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 22 और 9 गए 31, 31 में से 38 घटाओ तो माइनस के 7 बच जाएंगे। ठीक है, आप इसको हल करेंगे ना तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो आएगा 8.2 इंटू 10 की घात माइनस के कितने? 8 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास में आ गया। इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल आ गया? विद्युत बल आ गया। इस न्यूमेरिकल में आगे क्या कहा गया है? कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो आपने ये विद्युत बल ज्ञात किया है ना, इस विद्युत बल की तुलना करनी है। और किससे तुलना करनी है? गुरुत्वाकर्षण बल से करनी है। किससे करनी है? गुरुत्वाकर्षण बल से। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाले किसके लिए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो ये जो मान हमारे पास में है इसको तो आप ऊपर लिख दो, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर का मतलब है आप भाग देंगे इसमें। तो हमारे पास में Fe का जो मान है वो तो आ गया 8.2 इंटू और 10 की घात माइनस के 8 न्यूटन आ गया। अब आपको बोला जाए गुरुत्वाकर्षण बल बताओ, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पिछली क्लास में पढ़ा था 11th क्लास में। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, याद हो तो Gm1 m2 बटा r स्क्वायर। Fg इक्वल G का मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस के 11। m1 ये हो गया द्रव्यमान किसका? प्रोटॉन का। और me ये द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस के 27 केजी। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के कितने? 31। और बटा आर स्क्वायर, दूरी में कोई बदलाव नहीं करना, अगले ने कुछ नहीं कहा, तो 5.3 इंटू 10 की घात माइनस की 11 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही तरीका है, तो आप इनको ऐसे लिख लें Fg बराबर 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1 और बटा 5.3 को 5.3 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। आगे देखो 10 की घात माइनस जो 1 है ना, ये तो इससे कट ही जाएगा, तो 27 और 31 ये ऐड हो जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे 10 की घात, तो प्लस का हो जाएगा। अब आप लॉकडाउन के अंदर घर पे फ्री बैठे हो, गुणा भाग तो कर ही लोगे इसको, और इसका गुणा भाग करेंगे तो इसका आंसर बता देता हूं आपको कितना आएगा? 3.6 इंटू 10 की घात माइनस के 47 न्यूटन आएगा। ये बल बहुत कम होगा, इस बल का मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे एक तरह से देखा जाए ना, इनकी रेंज कम है, इनकी जो रेंज है वो क्या? बहुत ही कम। Fg का मान आ गया, अगले ने कहा था इन दोनों को कंपेयर करो, तो Fe में Fg से भाग दे देंगे, तो आप क्या करेंगे? 8.2 इंटू 10 की घात माइनस 8 में 3.6 इंटू 10 की घात माइनस 47 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आपके पास में उत्तर आ जाएंगे। कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 1.5 का क्वेश्चन, और वो 1.5 का क्वेश्चन क्या है उस पे देखो चर्चा करते हैं। 1.5 का क्वेश्चन है, दो धनात्मक आयन ऑफ सेम चार्ज रिपल ईच अदर। देखो अंग्रेजी में है तो इनकी हिंदी बना रहा हूं आपको, फिर बता रहा हूं कि दो आयन हैं और आयन भी कैसे हैं? धनात्मक है। अगले ने कैसे आयन कहे हैं? धनात्मक। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों के बीच में जो बल है ना, प्रतिकर्षण बल, दोनों के बीच में कौन सा बल?
प्रतिकर्षण बल, रिपल ईच अदर, तो प्रतिकर्षण बोलेंगे। तो प्रतिकर्षण बल F है ना, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 3.7 × 10⁹ न्यूटन, ये दिया हुआ है, माइनस का है, ध्यान रखना इस बात का। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5 एंगस्ट्रॉम। और डिस्टेंस तो समझते हो ना, यानी ये कह दिया इन दोनों आयनों के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है भाई, 5 एंगस्ट्रॉम है ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 10⁻⁻10 मीटर, मीटर में बदल गए। एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज कर लिया हमने, मीटर में चेंज कर लिया। आगे इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेस इन ईच आयन कंपेयर टू देयर नॉर्मल स्टेट। यानी ये नॉर्मल स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर साधारण अवस्था बोल दो, उसमें आने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेस देन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब देखो याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका आपको याद हो तो, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं हम आवेश क्वांटीकरण के नियम से। अब देखो आवेश क्वांटीकरण का नियम भी लगा दें, लेकिन लगाएं कहां से, पहले Q का मान तो हमारे पास में होना चाहिए ना, आपके पास में। अब इसमें देखो कहा क्या है कि दोनों जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है, सेम चार्ज, मतलब समान है दोनों पर चार्ज। तो हम ये मान लेंगे, पहले माना दोनों आयनों पर आवेश का मान Q है, ये मान लिया हमने। इसको चित्र के द्वारा समझें, ये आयन हो गया आवेश Q, दूसरा ये Q हो गया, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना उसको R से लिख लो आप। तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बल F हो गया। अब बताओ पहले Q निकाले तो कौन सा नियम लगा दें, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का जो नियम होता है ना, उस कूलाम के नियम से हम F बराबर लिख सकते हैं kq²/r²। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का मान समान है Q1 Q2 की जगह, तो Q × Q Q² हो गया। हमें यहाँ से Q² निकालना है, तो Q² निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, Q² बराबर F r² बट्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वजन गुणा करना आता है, इसके बट्टे में 1 ले लेंगे, इसके बट्टे में 1 लेंगे तो के नीचे आ जाएगा F, ये r² ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको सरल कर लो, Q² बराबर F की जगह कितना लिखेंगे हम, F की जगह लिखेंगे 3.7 × 10⁻⁹ r², तो इसको लिखेंगे 5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, और बटा के की जगह क्या लिखेंगे 9 × 10 कितना 9। अब देखो इसको हल कर लो, इसको हल करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा Q² बराबर 3.7/9। ठीक है, आगे देखो इसको 5 को गुणा करेंगे, 5 से तो 25 हो जाएंगे, और देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 कितने हो जाएंगे, ये 9 और 9 18 हो जाएंगे, और 10 का वर्ग करेंगे तो 20 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो Q निकालेंगे तो सीधी सी बात है वर्गमूल निकलेगा, तो √25/9, और देखो 18 और 20 कितने हो गए, 38 हो गए, तो 10⁻⁻38, और रूट में आ जाएगा 3.7। देखो मैं आपको बता दूं 5 का वर्ग जो है ना, 25 का वर्ग मूल होता है 5, 9 का वर्गमूल 3, 38 का 10⁻⁻19, और 3.7 का वर्गमूल आप है ना भाग विधि से निकाल लेना। भाग विधि आती है ना, छोटी क्लासों में पढ़ाया आपने। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो Q का मान आएगा 3.2, और इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गए। ये किसका मान हो गया, आवेश का मान हो गया, किसका मान हो गया, आवेश का मान हो गया। अब आवेश हमने ज्ञात कर लिया, हमें निकालनी है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सीधी सी बात है कौन सा तरीका यूज करेंगे, आवेश क्वांटीकरण का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आवेश क्वांटीकरण के नियम से, और आवेश क्वांटीकरण का जो नियम होता है ना वो क्या
क्या होता है, आवेश क्वांटीकरण के नियम से Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर आ जाएगा Q अपॉन E, या N बराबर Q, Q का जो मान है ना वो तो कितना है 3.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19, और E का जो मान है वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19, एक ये 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कट गए, आप ये पॉइंट हटा दो, और 32 में हम 16 का भाग देंगे, m का मान कितना आ गया 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देते ही वो कौन सी पोजीशन में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम या नॉर्मल जो स्टेट है उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल या उदाहरण नंबर 1.5। उदाहरण नंबर 1.6 पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि दो जो है दो बिंदु आवेश है, दो कैसे आवेश हैं, यहाँ पे इसमें पॉइंट चार्ज लिखा था, मैं आपको बता दूं पॉइंट चार्ज बोलते हैं बिंदु आवेशों को। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यानी दो आवेशों के बीच में दो स्थिर आवेश मान लो या बिंदु आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल का मान है ना, वो बल का मान दे रखा है, और किस मीडियम में, वैक्यूम में, और वैक्यूम में कितना दे रखा है 18 न्यूटन दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं, माना दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, और मीडियम या है ना वो निर्वात है, वैक्यूम निर्वात को बोलते हैं भाई। अब इन दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच में बल लगेगा, जो भी बल लगेगा वो बल प्रतिकर्षण है, आकर्षण है, ऐसा कुछ नहीं कहा हमें तो बल का मान दे दिया है F बराबर 18 न्यूटन, इसको आप 1 मान लो तो ठीक है, नहीं रहने तो इसको F रहने दो, ऐसा कैसा, ठीक है। अगला इसमें क्या कह रहा है कि यदि हमें ग्लास स्लेब का मतलब होता है ग्लास की पट्टी का है, कांच, ग्लास का मतलब कांच की पट्टी का इन दोनों आवेशों के बीच में रख दी हमने, इन दोनों के बीच में हमने रख दी, तो माध्यम ही तो बदला और कांच हो गया, माध्यम क्या हो गया कांच। कहा गया है कि थिकनेस इस कांच की पट्टी का की मोटाई है वो 8 mm, तो इसको 1 गुणा 10 की घात माइनस से 3 मीटर कर सकते हो, मीटर में चेंज कर सकते हो मिलीमीटर को। क्या कहा गया है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं परावैद्युतांक को, तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन का मान 6 दिया है, कांच का परावैद्युतांक। आपको बोला है कि बल का मान कितना होगा, यानी इन आवेशों के बीच की दूरी नहीं बदली, सिर्फ माध्यम बदला है, यानी यहाँ पे निर्वात था, निर्वात की जगह कांच की पट्टी का रख दी। याद कीजिए कूलाम का नियम पढ़ाया था मैंने, तो उस टाइम पे बताया था कि माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो माध्यम का प्रभाव यह पड़ता है, याद हो तो Fm बराबर Fa बटा एप्सिलॉन r, यानी एप्सिलॉन r गुना कम हो जाता है, कौन बल का मान कम हो जाता है, तो Fm बराबर Fa का मान 18 है, एप्सिलॉन r का मान 6 है, भाग देंगे तो कितने उत्तर आएंगे 3 न्यूटन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने 1 mm दिया था, इसका कोई उपयोग हुआ क्या, नहीं भाई यहाँ पे तो कोई उपयोग नहीं हुआ, यानी बच्चों का जो ध्यान है ना वो थोड़ा सा अलग करने के लिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान था, ये आसानी है क्यों, क्योंकि 2 लाइन में हो गया न्यूमेरिकल, लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमारा, और हमें बोल दिया कांच की मोटाई, जो मोटाई है उसका कहीं पर उपयोग नहीं हुआ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कूलाम के नियम का लगा के d² करके आगे इसको बढ़ाते रहते हैं, तो ऐसे आंसर नहीं आता। तो हमें जो न्यूमेरिकल करना है उसके अंदर ये पहचान करना है कि पूछा क्या जा रहा है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है उसको लिख लें आपको, और जो आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। यदि कोई चीज नहीं समझ में आए तो चिप तरह ना वो बना के ज्यादा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल चाहे कोई भी हो। अगला क्वेश्चन आता है, वो क्या है हमारा, और वो ये है कि एक पॉइंट चार्ज आप यहां यही समझेंगे कि पॉइंट चार्ज हम किसको बोलेंगे, वही है पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। और क्या कहा गया है कि एक बिंदु आवेश है, 1.6 का उदाहरण है ये, और इसमें Q1 बराबर दे दिया हमें 2 कूलम, कितना कूलम दे दिया 2 कूलम, तो Q1 जो है ये उदाहरण नंबर 1 पॉइंट कितने का है 7 का है भाई। Q1 बराबर बोल दिया हमें 2 कूलम, और दूसरा इसकी जो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 2 मीटर और 1 मीटर।
मैं आपको इसका स्थिति सदिश बता दूं। देखो इसका स्थिति सदिश निकाल लें, वेक्टर में लिखना है इसको, तो r1 वेक्टर बराबर क्या आएगा बोलो, 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस क्या हो गया j कैप। दूसरा इसके अंदर क्या बोला गया है, अनोदर चार्ज, अनोदर का मतलब दूसरा चार्ज एक और दूसरा चार्ज है ना उसका वैल्यू कितना है, और वो Q2 का मान है ना वो कितना दे रखा है, -5 कूलम। देखो आपकी बुक में हो सकता है या माइक्रो कूलम और माइक्रो कूलम, माइक्रो होता है तो 10 की घात -6 से गुणा कर देना बस। Q2 का मान हो गया, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2 मीटर और 4 मीटर। तो इसका स्थिति सदिश निकालोगे ना दूसरे का, स्थिति सदिश R2 वेक्टर, और ये कितना आएगा, माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप। ये किसके लिए, Q1 के लिए है, और ये किसके लिए है, Q2 के लिए। आपको बोला गया है फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1, Q2 ड्यू टू Q1, यानी हमें बल निकालना है Q2 के कारण Q1 पर। तो ये किससे करें, हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया था, आपको याद हो तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया था। तो मैं आपको बता दूं, ये R1 दे रखा है, ये R2 दे रखा है, आप R12 निकालो। आप R12 कैसे निकालते हो, R1 माइनस R2, तो कितना आएगा बताओ, ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2i कैप और प्लस 4j कैप। निकालेंगे तो क्या बचेगा बोलना, 2i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस हो गया 2i कैप और माइनस के 4j कैप, 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये कितना हो गया माइनस का 3j कैप। ये R12 आ गया, R12 आ गया। हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से करें तो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से, और सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इसका डेरिवेशन आपको बता दिया था पहले। तो F12 बराबर याद हो तो लिखा था K Q1 Q2 और बटा R की घात 3 और R12 कैप, या सॉरी यहाँ पे वेक्टर आ गया, वेक्टर लगाने का R12 वेक्टर, याद है ना। अब आप इसको करें आगे, तो F12 बराबर K की जगह तो कितना लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9, K की जगह तो कितना लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9, तो 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की जगह 2 कूलम और Q2 की जगह 5 कूलम और बटे R की घात 3। देखो R, मैं आपको बता दूं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में बताया था मैंने, R12 जो है ना उसका मोड R के और R21 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इसका मोड निकाल लो, रूट मापांक 4 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। अब 4 का वर्ग तो 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, 16 और 9 जोड़ते हैं तो 25 होते हैं, 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 की घात 3 और सीधा मान इसका लिख दो 4i कैप माइनस 3j कैप। देखो 5 को इससे काट दो और 5 को इससे काटेंगे ना तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 की घात 2 बचेगी, और 5 की घात 2 को 25 लिखते हैं तो 9 को 2 से गुणा कर दो 18 इंटू इसको लिख दो 100 गुणा 10 की घात 7 और बट्टा ये हो गया 25 और ये आ गया 4i कैप माइनस 3j कैप। 25 से कम 25 और ये कितनी बार कट गया, 4 बार। 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 होते हैं, तो 72 इंटू 10 की घात 7 4i कैप माइनस 3j कैप। ये हमारे पास में आ गए एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल का मान आ गया। तो इस प्रकार से हमें 1.7 का क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट है ना और भी न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करें, और जो न्यूमेरिकल नहीं है वो न्यूमेरिकल हमसे पूछें,
हमारे वीडियो के अंदर जो कमेंट होता है उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दें ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्यूशन करें, तो अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, इसके बाद के जो न्यूमेरिकल है वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। अभी 2 वीडियो और बनाएंगे जो न्यूमेरिकल के होंगे ओनली, और वो थोड़े बड़े होंगे, यानी अब जो वीडियो हमारे वो थोड़े कम टाइम के आ रहे हैं, अगले जो वीडियो होंगे वो बड़े आएंगे। तो अगले वीडियो जो 2 बनाएंगे उसमें सारे न्यूमेरिकल कर देंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसे हम बोलें चैप्टर नंबर 2 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।